हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 25 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, असर्शन यहाँ पे है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया है। देन यहाँ पे रीजन क्या हमें गिवन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है और हमने पढ़ा है जितनी भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे वो कह देंगे कि असर्शन गलत है और रीजन यहाँ पे ट्रू है। बट यहाँ पे आपको समझना है, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना वेजिटेबल मैटर का इनटू कंपोस्ट, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है हमेशा ही। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी स्टेटमेंट गिवन है एग्जाम्पल्स में, तो इसको एक बार देखना। तो जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल मैटर का, ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विच मीन्स जो हमें असर्शन गिवन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो असर्शन हो गया हमारे पास करेक्ट। अब रीजन हमें पता है करेक्ट है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या इवॉल्व हो रही होती है, हीट, या फिर हम कह दें एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब हमने देख लिया है असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट्स में हम जनरली फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमारे पास जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी और डी तो हो चुके हैं बिल्कुल ही रिजेक्ट। अब हमें पता है, अगर यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सेकंड वाली लाइन में रीजन में ये एक्सप्लेन भी तो कर दिया कि इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। व्हाई? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे हीट इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो विच मींस यहां पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ए, बिकॉज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, दोनों ही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं and reason is also the correct explanation of the assertion। तो आंसर क्या हो जाएगा क्लियरली यहाँ पे A। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When HCl is added to zinc granules, a chemical reaction occurs। ठीक है, रीजन है evolution of a gas and change in color indicate that the chemical reaction is taking place। सबसे पहले क्या assertion सही है, बिल्कुल सही है। हमें पता है अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे किसमें, जिंक में। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास जिंक है, जैसे ही ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ZnCl2 बनेगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन हुई है ना। तो यहाँ पे विच मीन्स जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। अब हम देखेंगे क्या रीजन वाला स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब हमें पता है बहुत सारे ना हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शन अगर करी है। उन ऑब्जर्वेशंस में से एक हमारे पास है कलर चेंज। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पीपीटी अगर बन रहा है तो वो भी हमारे पास सब क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। तो हमारे पास इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन होगा, एक तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो विच मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस जो हमारे पास है रीजन, दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ZnCl2 बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है। इस सॉल्ट का कलर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पे कलर चेंज है, बिकॉज यहाँ पे कलरलेस सॉल्ट फॉर्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो चीजें लिखी थी बिल्कुल सही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी यहाँ पे हो रहा है
और कलर चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं, बता रही हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये वाला जो स्टेटमेंट है यही तो बता रहा है ना कि क्यों इस रिएक्शन को हम एक केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इसके साथ साथ यहाँ पे कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या चूज करेंगे? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन हियर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। असर्शन गिवन है, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। रीजन है ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे पहले असर्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगी, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको अगर मैं हीट करूंगी तो आपको पता है यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। बट यहाँ तो लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्या यहाँ पे वाटर बन रहा है? नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना। तो विच मीन्स ये जो असर्शन है ये क्या हो गया? गलत हो गया। और जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है हमारे पास वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से देखो किसको चूज करेंगे? तो यहाँ पे असर्शन देखो फॉल्स है, ठीक है, तो विच मीन्स हम डी को चूज करेंगे। हियर द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन हियर इज ट्रू, ठीक है। तो हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। ये हमें पता है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आयरन के कोरोजन की तो उसके लिए स्पेसिफिक एक हमारे पास टर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। जनरली बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कोरोजन और रस्टिंग क्या है। तो दोनों ही ना ऑलमोस्ट सेम है, बट जो रस्टिंग है वो कोरोजन के अंडर आता है, ठीक है। तो कोरोजन का मतलब आपको पता है, कोई भी जो मेटल है वो अपने अनडिजायरेबल फॉर्म में अगर चेंज होता है उसको हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली वो कोरोजन जो है वो आयरन में हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन किस में चेंज हो जाता है? रस्ट में। और रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.XH2O। ये हमारे पास क्या है? रस्ट है, इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। बिल्कुल सही। देखो फॉर्मूला में दिख रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन हुई है क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड बना है, और पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो रस्टिंग के लिए ना स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं हमारे पास कि रस्टिंग दोनों के साथ मिलके ही होती है। अगर मान लो सिर्फ पानी ही पानी है, एयर नहीं है, तो रस्टिंग नहीं होगी। अगर एयर ही एयर है, पानी नहीं है, तभी भी रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग होने के लिए वाटर और एयर दोनों का ही वहां पे प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, बट अगेन हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये समझो, क्या रीजन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग क्यों कह रहे हैं? नहीं, दोनों ही क्या है? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है? यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि कोरोजन ऑफ आयरन वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है। ये नहीं बताया गया कि क्यों इसको हम रस्टिंग कहते हैं। रीजन क्या है क्यों रस्टिंग कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे रस्ट फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बट ये जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा चूज करेंगे? बी। सो बी हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। तो असर्शन गिवन है ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, ठीक है। उसके बाद रीजन हमें गिवन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट। इसको जैसे ही हम हीट करते हैं आपको पता है ये डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें भी कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर कर जाती है, ये किस में चेंज होता है? एक तो ये लेड ऑक्साइड में चेंज होता है, फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं बैलेंस।
तो यहाँ पे 2 + 8 हो गए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे पास 12 हैं, तो ठीक है, ये हो चुकी है हमारे पास बैलेंस्ड। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है NO2। यहाँ पे क्या लिखा था, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, है ना। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, यहाँ पे ये कलर चूज कर लेते हैं। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस इज येलो इन कलर, जो लेड ऑक्साइड होता है हमारे पास। और जो ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं वो किसके हैं, वो है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। आपको पता है ऑक्सीजन तो बेचारी हमारे पास कलरलेस है, ऑक्सीजन को तो रोज ही इनहेल हम कर रहे हैं ना, क्या उसका कोई रंग है, कोई कलर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता है ऑक्सीजन इज कलरलेस इन नेचर। तो यहाँ पे मुझे इतना पता चल गया, असर्शन तो बिल्कुल सही है कि ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इन्होंने कहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, और वो भी यहाँ पे हो रहा है ना। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्राउन फ्यूम्स किसके प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, PbO लेड ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो हम किसको चूज करेंगे, वी विल चूज ए। बोथ असर्शन एंड रीजन are true and reason is the correct explanation of the given assertion, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6th assertion है। देखो, white silver chloride turns gray in sunlight, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर मैं AgCl की बात करूं, हमें पता है इसका कलर होता है व्हाइट। अब जैसे ही यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है, Ag और Cl2 में। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सिल्वर बनता है ना, उसमें शाइन नहीं रहती है बिकॉज ये डिकम्पोजिशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसका कलर ग्रेश होता है। तो ये ग्रे होता है कलर में। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल गया कि असर्शन तो बिल्कुल सही है। जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे टर्न कर जा रहा है सनलाइट में। अब रीजन क्या है देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हमने लिखी भी है पूरी रिएक्शन, जहां से हमें पता है यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जा रहा है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। और अगर हम यहाँ पे ये देखें क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यही चीज तो एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों हमारे पास जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो ग्रे टर्न कर गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हम किसको चूज कर लेंगे, ए को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना खुद से भी करते जाओ। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद देखो क्या यहाँ पे आंसर होगा एंड उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है, देखो इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन करके हम देख लेते हैं। कॉपर की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्राउन कलर का होता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ये सारे कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बीच बीच में बताते भी जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो बैलेंस कर लो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन का है। अब यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये इसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, खुद में आपको पता है जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है वो खुद में क्या कहलाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो जो हमारे पास कॉपर है दैट इज डेफिनेटली सर्विंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो विच मीन्स जो मुझे यहाँ पे असर्शन गिवन था वो बिल्कुल सही है, तो असर्शन हो गया हमारे पास करेक्ट। रीजन,
The substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent. बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है वो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना। तो यहाँ पे विच मीन्स जो रीजन है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि क्यों कॉपर को हम एक रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो यहाँ पे अगेन हम किसको चूज करेंगे? ए को। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से देख लेते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। असर्शन है, देखो, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही, हमें पता है जो हमारे पास बैलेंसिंग है, हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है जो टोटल मास है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो जो भी टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व्ड रहना चाहिए। सो बिफोर द रिएक्शन जितना भी टोटल मास होगा वो आफ्टर द रिएक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स का जो भी टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे रीजन देख लेते हैं क्या है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही, ये यही तो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि जो मास है इट रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, मास रहेगा हमारे पास कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना कि यहाँ पे हमने कहा जो बैलेंसिंग है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बताओ हम किसको चूज करेंगे? वी विल चूज ए। Both assertion and reason are true, they are correct, and reason is the correct explanation also of the assertion. ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है assertion, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं जिंक ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, हम कार्बन के साथ क्या करते हैं? इसका रिडक्शन। आपको पता है इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जिंक मिल जाता है और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को हम एक रिडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल सही है ना। जो जिंक ऑक्साइड है दैट कैन बी रिड्यूस टू जिंक, जब हम इसको कार्बन के साथ हीट करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ये कार्बन है ना ये हमारे पास क्या है, देखो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हमने इस रिएक्शन का यूज करा है। जैसे सबसे पहले हम या तो रोस्टिंग करते हैं, है ना, या फिर हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। दोनों की ही हेल्प से हम सबसे पहले जो कार्बोनेट है या फिर जो सल्फाइड है उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन कर देते हैं और हमको मिल जाता है हमारा मेटल। तो यहाँ पे जो असर्शन लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन देख लेते हैं, कार्बन इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये एक रिडॉक्स प्रोसेस तो है ही, बट इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो हुई है ना, क्योंकि देखो क्या कर रहा है, कार्बन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है और खुद जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जा रहा है। तो यहाँ पे कार्बन जिंक को कब डिस्प्लेस करेगा, जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो कार्बन है वो यहाँ पे क्लियरली मोर रिएक्टिव है, बट यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा कि जो कार्बन है दैट इज लेस रिएक्टिव। तो ये तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पे जो रीजन है दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे कि असर्शन वाला स्टेटमेंट इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। असर्शन हेयर इज ट्रू बट द रीजन हेयर इज फॉल्स। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 10th है। असर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये स्टेटमेंट तो इतने बार हम पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता होगा दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है और ये इसका डिटेक्शन टेस्ट भी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसको लाइम वाटर से पास करते हैं। अगर वो इसको मिल्की टर्न करती है तो हमें पता चल जाता है जो भी गैस है वो कौन सी है, कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि क्या है, लाइम वाटर या फिर स्लेग लाइम। यहाँ पे क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और इसके साथ साथ पानी। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है, आपको पता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है एक प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे इसकी वजह से इसकी मिल्की अपीयरेंस आती है। तो यहाँ पे क्लियरली जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही था। अब रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, सलीज का मतलब होता है कि खराब कर देता है, बट ये तो बिल्कुल गलत है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर, जो नॉर्मल हमारे पास पानी है H2O है, उसको सली या फिर उसको खराब तो नहीं करता है। तो ये जो रीजन है ये गलत है। तो यहाँ पे चारों में से किसको चूज करेंगे हम, सी को। हेयर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन हेयर इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट assertion है, आफ्टर white washing the walls a shiny white finish on walls is obtained after 2 to 3 days। आपको पता है जब भी घर में व्हाइट वॉशिंग होती है तो हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड उसके बाद 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर शाइनिंग आती है वहां पे, है ना। ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियरली गिवन है। तो assertion तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या होता है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स अ शाइनी वाइट फिनिश। अब ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आसपास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, भले ही थोड़ी कम मात्रा में है बट है तो सही। तो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ साथ पानी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म होता है, आपको पता है यही किसका फॉर्मूला है, मार्बल का भी है, लाइमस्टोन का भी है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर शाइनी फिनिश आ रही है वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू दिस कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये तो गलत हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए था। एक और यहाँ पे गलती है, यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, जबकि हमें पता है ऑक्साइड नहीं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो रीजन वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। तो अगेन हम किसको चूज करेंगे, सी को। असर्शन हेयर इज ट्रू बट द रीजन हेयर इज फॉल्स। तो हो गया है 11th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन है, अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर्स। बिल्कुल सही। जैसे एग्जांपल भी अगर मैं लूं कि आप चीनी को घोल रहे हो पानी में, आप ऐसे ही छोड़ दो या फिर आप क्या करो, आप उसको गैस के पास लेके जाओ, ठीक है, गैस के पास नहीं, गैस के ऊपर ही, एंड उसके बाद आप ऑन कर दो, तो आप देखोगे कौन जल्दी डिसॉल्व करेगा। ऑब्वियसली जहां पे आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करा था, जहां पे आपने हीट प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा ही अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ये बाद में अगर आप केमिस्ट्री लोगे सो क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। अभी के लिए तो जो बेसिक है वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखो क्या है, एट हायर टेम्परेचर्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। बिल्कुल सही। हायर टेम्परेचर पे ऐसा होता क्या है, आपको पता है, अगर आप नॉर्मल देखोगे भी कि जो पानी है वो बॉईल करता है तो जो वहां पे पार्टिकल्स होते हैं ना, आप देखते होगे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो बहुत ही फास्ट मूव कर रहे होते हैं। तो रैपिड मोशन की वजह से ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी इंक्रीज करती है हमेशा ही। तो रीजन वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसे चूज करेंगे, ए। सो हेयर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना। एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखो और आपको ना सारी चीजें समझ में आ जाएंगी केमिस्ट्री की। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर मैं एक ग्लास लिया, पानी लिया, ठीक है, उसमें चीनी डालो, ऐसे नॉर्मली मिक्स करोगे तो टाइम लगेगा। बट अगर आप देखो नॉर्मल, आप सोचो अगर आप चम्मच से क्या कर रहे हो, घोल रहे हो, आप स्टिर कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, मोशन। मोशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जल्दी डिजोल्व हो रहा है ना, जल्दी घुल रहा है, विच मीन्स कोई भी रिएक्शन है तो अगर आप उसमें मोशन क्रिएट करोगे तो वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहां पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी क्या हो रहा है, मोशन ही तो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के टूवर्ड्स।
assertion है देखो, a reducing agent is a substance which can either accept electrons। देखो reducing agent, अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे पूछा गया है। अब ये भी मैंने ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप सभी को याद है तो देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे मेरे पास सोडियम है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, ठीक है, प्लस सही से लिख देते हैं। तो इस टाइप से कोई रिएक्शन हम लिख सकते हैं। क्लोरीन क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये क्लोराइड आयन बनाता है, इसको एनायन कहते हैं, इसको कैटायन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसको मैं क्या कहूंगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, विच मीन्स आप समझ गए होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है, उसको मैं क्या कहती हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो खुद से निकालेगा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, वो क्या होगा, अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब वापस से देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या गिवन था हमको असर्शन। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं ये तो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, निकाल रहा है। एक्सेप्ट तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो असर्शन है वो गलत है, ठीक है। अब रीजन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाता है। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो चुकी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, देखो असर्शन भी गलत है और यहाँ पे रीजन भी गलत है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो एक ऐसा ऑप्शन होता कि बोथ आर इनकरेक्ट, मान लो ई होता वो, तो हम ई को चूज करते, बट यहाँ पे हम खुद से ही क्वेश्चन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन is known as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो रीजन है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स होता और जो रीजन है वो ट्रू होता। तो यहाँ पे हम डी चूज करते, ठीक है। देखो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, बिकॉज हमें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जिंक है, अब यहाँ पे जिंक नहीं है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। हमें पता है कार्बन के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली आपको पता है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सब्सटेंस है इसका रिडक्शन हो रहा है, बट ये हेल्प कर रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन, है ना। और हमें पता है जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे कर रहा है उसको भी समझ लेते हैं। ये ऑक्सीडेशन में इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन था ये दूसरे सब्सटेंस को दे रहा है, तो इसका तो खुद में क्या होगा, रिडक्शन, बट ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी का उल्टा हमारे पास दूसरे केस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस वाले सब्सटेंस से ऑक्सीजन को खींच रहा है ना। तो ये इसका क्या कर दे रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ में आया। इस तरीके से ना आपको रटना नहीं है, आपको समझनी है चीजें जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजीली कर लोगे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। असर्शन है देखो Fe2O3 + 2Al। यहाँ पे आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है प्लस यहाँ पे आयरन फॉर्म हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक थर्माइट प्रोसेस कहते हैं या फिर थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। द अबव केमिकल इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही, हमें पता है ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो जो एल्यूमिनियम है ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऑल्सो इसको हम एक रिडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो एक सब्सटेंस का तो रिडक्शन हो रहा है जबकि दूसरे का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास रिडॉक्स प्रोसेस भी है और ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब रीजन क्या है, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड
बिल्कुल सही, यहाँ पे रीजन सही है, अभी मैंने भी आपको यही रीजन बताया था। और जो रीजन है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसको मैं डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके ऑक्साइड से और खुद ही ऑक्साइड में बदल जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे? क्लियरली ए को। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. चलो अब देख लेते हैं हम 15th क्वेश्चन। assertion है quick lime reacts vigorously with water releasing a large amount of energy। ठीक है, assertion बिल्कुल सही है। जो quick lime हमारे पास होता है आपको पता है that is calcium oxide। अब ये vigorously react करता है water के साथ and it releases a large amount of heat। यहाँ पे देखो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा मात्रा में हीट यहाँ पे से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे रीजन क्या है? द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वही मैंने आपको अभी बताया कि ये रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। बट क्या यहाँ पे जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं ना, दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है। अगर मान लो पहले ऐसा दिया होता कि हमारे पास एक जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है और रीजन ये होता कि एक्सोथर्मिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकल रही है, उस केस में हम ए को चूज करते। बट यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो रीजन में दिया होना चाहिए था वो असर्शन में है और जो असर्शन में दिया होना चाहिए था वो रीजन में है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है कि ऊपर वाली रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जब क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। समझ में आया? ये थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं बट आपको अच्छे से समझना है। अगर मान लो ऐसा दिया होता कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ पे रीजन में होता कि ये एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है, उस केस में हम कहते दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बट यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही तो है बट रीजन असर्शन को कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। विच मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें हम हीट या फिर हम एनर्जी कहें प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जहां पे भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस भी प्रोसेस में, उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो क्या फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है? बिल्कुल है। क्यों है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या होता है, CO2 और H2O की रिएक्शन होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सनलाइट। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस डजंट अकर, हमें पता है। तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं लाइट के फॉर्म में, तो डेफिनेटली ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा। ठीक है, अब देखो रीजन, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे से जो भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है जबकि एनर्जी वो ले रहा है ना। तो यहाँ पे रीजन गलत है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। असर्शन हियर इज ट्रू बट द रीजन हियर इज फॉल्स। नेक्स्ट assertion है rusting of iron is endothermic in nature। रीजन है as the reaction is slow the release of heat is barely evident। देखो assertion तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमारे पास रस्टिंग प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक नहीं, ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। अब आप कहोगे कि रस्टिंग अगर हो रही होती है किसी भी आयरन आर्टिकल में तो हमें वहां पे गरम गरम या फिर हीट तो फील होती नहीं है, तो ये एक्सोथर्मिक कैसे हो गया? तो एक्चुअल में ये जो रस्टिंग वाला प्रोसेस होता है आपको पता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है स्लो, दूसरी होती है फास्ट और तीसरी मॉडरेटली, हम कहेंगे कि इंटरमीडिएट। ठीक है, कि उसकी ज्यादा भी स्पीड नहीं है बहुत और ना ही बहुत कम स्पीड है। तो ये वाला जो रस्टिंग प्रोसेस होता है ना, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो बिकॉज ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है तो जो भी हमारे पास हीट निकलती है वो एविडेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे रीजन देखो क्या गिवन था, एज द रिएक्शन स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। बिकॉज ये प्रोसेस बहुत स्लो है तो जो हीट रिलीज हो रही है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही रीजन है ना। तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है बट जो असर्शन में लिखा है वो गलत है। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? डी। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर द नंबर्स व्हिच आर पुट बिफोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल सही। कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे अभी मैंने इतनी सारी केमिकल इक्वेशंस लिखी, मान लो हम जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ZnCl2 बनता है और H2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो इधर पे 2 लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, जो हम किसी भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट के आगे से रिएक्शन में लिखते हैं। और ये क्यों लिखते हैं आपको पता है, टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो ये वाला जो असर्शन है बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल सही है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं सो दैट जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या हो, जस्टिफाई हो सके। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, एक बार वापस से इसको रीड करते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम बिफोर द कंपाउंड्स या एलिमेंट्स लिखते हैं टू बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन इस चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि हम क्यों इनको आगे से लिख रहे हैं। इसने कहा कि बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं, और इसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि बैलेंस करना क्यों जरूरी है। बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। तो रीजन ने असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करा है, विच मीन्स यहाँ पे हम किसे चूज कर लेंगे, ए को। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। Assertion है when zinc rod is dipped into aqueous solution of copper sulfate, the color of the solution changes। बिल्कुल सही। देखो जिंक की रिएक्शन अगर होगी कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपको पता है जिंक होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है ब्लू कलर का होता है, और जिंक सल्फेट कौन से कलर का होता है, ये जनरली कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि कलरलेस है, तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, which means assertion तो बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन क्या है, जिंक being more reactive displaces less reactive copper from its aqueous solution resulting in the formation of zinc sulfate which is colorless। बिल्कुल सही। और रीजन जो है assertion को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है कि क्यों यहाँ पे कलर चेंज हमें देखने को मिला। जिंक ने जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ही सल्फेट बना दिया, तो जिंक सल्फेट बना दिया जो कि कलरलेस होता है, एंड हेंस यहाँ पे हमें कलर चेंज देखने को मिला। तो विच मींस यहाँ पे क्लियरली ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। तो चलो अब देख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो असर्शन हमें गिवन है, ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें पता है जब भी हमारे पास कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है, तो उस केस में जनरली हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो इन दोनों की ही रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक तो बेरियम सल्फेट बनता है और इसके साथ साथ NaCl यहाँ पे फॉर्म होता है। ये हो जाएगी इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग। अब यहाँ पे बेरियम सल्फेट का हमें मिलता है व्हाइट कलर का PPT, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, प्रेसिपिटेट बना, और हमें क्लियरली पता है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट्स जनरली बनते हैं, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसको हम इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब रीजन क्या गिवन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्यूबल सॉल्ट। तो रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं वो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट को ही हम PPT भी लिखते हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है हमें पता है क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है नेचर में। तो ये बॉटम पे बीकर के या टेस्ट ट्यूब के जहां पे भी हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उनमें जनरली प्रेसिपिटेट बनते हैं? नहीं ना, दोनों ही क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। ये जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, भले ही दोनों ही एक ही टॉपिक से रिलेटेड है और उसी टॉपिक से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, बी। दोनों ही असर्शन और रीजन यहाँ पे ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन गिवन है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बिल्कुल सही, जितनी भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे हम एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और इन सभी रिएक्शंस में हम एनर्जी प्रोवाइड ही कर रहे होते हैं। रीजन क्या है? ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली अकर विद द एडसॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। यहां पे देखो क्या लिखा है, एडसॉर्प्शन। हमारे पास एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दो अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज होके आपने सोच लिया इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन होता होगा, तो आपने कह दिया कि रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है। ऐसा नहीं होता है। देखो दोनों ही अलग फिनोमेनाज होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो बता देती हूँ। एब्जॉर्प्शन तो आप सभी को पता ही है, अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने कॉटन लिया, ठीक है, पानी में डिप करा, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर, है ना। एब्जॉर्प्शन इज अ डिफरेंट फिनोमेना दैट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। अब ये क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस। मतलब जैसे आपने कोई बुक रखी है, ठीक है, अब धूल क्या आती है बिल्कुल उसके ऊपर से इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है ना, इसको हम एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो क्या यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या एडसॉर्प्शन? तो यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन। सो ये जो फिनोमेना यहाँ पे लिखा है ना, ये गलत है, एंड हेंस यहाँ पे जो रीजन है दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ असर्शन ट्रू है, तो यहाँ पे हम किसे चूज करेंगे? सी को। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा गिवन होता, all decomposition reactions generally occur with the absorption of heat or light energy, उस केस में रीजन सही होता और रीजन वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। उस केस में हम ए को चूज करते, ठीक है। समझ रहे हो आप क्यों चूज करते? क्योंकि इन्होंने कहा जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको जनरली एंडोथर्मिक कहते हैं, और रीजन एक्सप्लेन भी कर देता कि क्यों एंडोथर्मिक कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जनरली उनमें एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है एनर्जी का, एंड जहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम एक एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो चलो, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन गिवन है Fe प्लस CuSO4 फॉर्म कर रहा है, FeSO4 प्लस Cu इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे तो असर्शन ही गलत हो गया। हमें पता है ये जो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है ये एक सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं है। रीजन है टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अब रीजन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो FeSO4 बन रहा है जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे इसका जो कलर था जो कि ब्लू था वो किस में चेंज हो गया? ग्रीन में। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉपर भी डिपॉजिट होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे मेनली दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट डी। Assertion here is false but the reason is true। अब आखिरी के 3 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। असर्शन है 2Mg प्लस O2 फॉर्म्स 2MgO इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें पता है बिल्कुल ये हमारे पास क्या होती है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और रीजन क्या है? Mg इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस्ड। अब कुछ बच्चे हो रहे होंगे कंफ्यूज, कह रहे होंगे मैम आपने तो पढ़ाया था ये कंबशन रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, तो ये रिडॉक्स कैसे हो गया? चलो समझते हैं इसको भी। देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और MgO बना रहा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं बैलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, Mg जो है MgO में चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये प्रोसेस मेरे पास कौन सा है? ऑक्सीडेशन का है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ा? मैग्नीशियम आके जुड़ा, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गए ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ एंड हेंस ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, विच मीन्स क्लियरली ये क्या होगा? एक रिडॉक्स प्रोसेस होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, सो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल सही है, और रीजन असर्शन को सही तरीके से
जस्टिफाई भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम किसे चूज करेंगे? ए को। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है, चलो नेक्स्ट assertion यहाँ पे है Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म्स BaSO4 प्लस NaCl। अभी हमने जस्ट ये देखा था, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही, ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस अगर कर रहा होता है। अब यहाँ पे रीजन देखो क्या गिवन है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो ये प्रेसिपिटेट है, उसके साथ साथ NaCl बन रहा है। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये बता रहा है कि क्यों इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? नहीं ना, तो यहाँ पे बी होगा करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था कि बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। बिल्कुल सही, हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन का गेन होगा या लॉस होगा, या हाइड्रोजन का क्या होता है? गेन या फिर लॉस। तो विच मींस असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, व्हाइल रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास रीजन भी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो assertion and reason both here are true and also reason यहाँ पे assertion को सही तरीके से explain भी कर रहा है, justify भी कर रहा है कि हमारे पास ऐसी reactions हैं जहाँ पे gain और loss हो सकता है, ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का भी। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस इसको क्या कहते हैं वो भी यहाँ पे mentioned है। एक को ऑक्सीडेशन कहते हैं, दूसरे को हम रिडक्शन कहते हैं। तो रीजन assertion को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पे हम ए चूज कर लेंगे। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे हम डालने वाले हैं जल्द ही। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, assertion, reason, केस बेस्ड, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब हम डाल चुके हैं। ठीक है, डालने भी वाले हैं, कुछ वीडियोस बच भी गई हैं, तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। एंड चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।